लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट दैट इज़ द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिए थे। माइक्रो मीन्स जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं वो वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनमें से कौन से यूजफुल होते हैं, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे काम के होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस इन अ फॉलोइंग वेज। नंबर वन, मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स। फूड आइटम्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। Bacteria help us in making certain food items like curd, cheese, bread and pastries. तो ये सब चीज़ें बनाने में बैक्टीरिया काम आते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज़ अ लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक बैक्टीरिया है दैट हेल्प मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, जिससे आपकी मम्मा जब दूध से दही बनाती हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसमें कर्ड ऐड करती हैं वो 1 चम्मच, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। The curd is formed when a protein called the casein present in milk clumps together to form a solidified mass. अब क्या है, मिल्क होता है वो तो लिक्विड है, उसमें हमने ऐड कर दिया 1 स्पून, क्या कर दिया, कर्ड ऐड कर दी जिसमें कि लैक्टोबैसिलस है। अब लैक्टोबैसिलस में क्या है, वो उस मिल्क को एसिडिक बना देता है। एसिडिक बना के क्या होता है, जो मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको केसिन बोलते हैं, वो जब क्लम्प हो जाता है, साथ में इकट्ठा क्लम्प्ड हो जाता है और सॉलिडिफाइड मास बन जाता है, तो लिक्विड तो जो लिक्विड मिल्क था वो थोड़ा सा सॉलिडिफाइड हो जाता है। द केजिन कोएगुलेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द मिल्क इज एसिडिक। अब वो प्रोटीन जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट है केसिन, वो तभी सॉलिडिफाइड होता है जब मिल्क जो होता है वो एसिडिक होता है। अ स्पून फुल ऑफ कर्ड कंटेन्स द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। अब जो हमने कर्ड ऐड करी थी उसमें लैक्टोबैसिलस थे विच प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो आपको ये मेथड पूछा जाता है कि कैसे मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। द वॉर्म मिल्क टर्न्स एसिडिक व्हेन द कर्ड इज एडेड। जब कर्ड को ऐड किया थोड़े से गुनगुने दूध में तो वो कर्ड बन जाती है। मिल्क कंटेन्स अ शुगर कॉल्ड द लैक्टोज। मिल्क में क्या होती है, एक शुगर होती है जिसको लैक्टोज बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड हेल्प इन कन्वर्टिंग द लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क टू द लैक्टिक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो वो मिल्क जो है वो एसिडिक कैसे बनता है, जो शुगर लैक्टोज होती है उस पर लैक्टोबैसिलस एक्ट करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। किस प्रोसेस के थ्रू, फर्मेंटेशन के थ्रू। दिस क्रिएट द एसिडिक मीडियम। इससे मिल्क का जो मीडियम है वो एसिडिक बन जाता है। नीडेड फॉर द केसिन प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क टू कोएगुलेट टू फॉर्म द कर्ड। वो एसिडिफाइड मीडियम से जो केसिन प्रोटीन होता है वो क्लम्प होके कर्ड बन जाता है, ठीक है। तो लैक्टोज शुगर पे जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक्ट करता है, फर्मेंटेशन करता है, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। द चीज एंड द पनीर आर ऑल्सो मेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एंड द स्ट्रेप्टोकोकस ऑन मिल्क। तो चीज़ और जो पनीर बनता है वो भी इसी तरीके से लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस के एक्शन से बनता है मिल्क पे, ठीक है। Now activity 2 to show that the formation of curd takes place only in the lukewarm milk। मतलब कि जो दही जमता है हमारे घर में वो सिर्फ अगर हम गुनगुने दूध में दही का 1 चम्मच डालते हैं तभी जमता है। तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट करना है, 3 कप लेने हैं, कोल्ड मिल्क लेना है, ल्यूकवार्म हल्का गुनगुना लेना है और हॉट तेज गर्म दूध लेना है और कर्ड के 3 चम्मच लेने हैं। मेथड, टेक द 3 कप्स एंड लेबल देम AB3। तीनों कप में हमने AB3 लिख दिया। पुट कोल्ड मिल्क इन द कप ए में कोल्ड मिल्क, बी में ल्यूकवार्म, सी में हॉट ले लिया। एड अ स्पूनफुल ऑफ कर्ड इन ईच कप एंड स्टिर देम। कीप ऑल द कप्स एट द वार्म प्लेस फॉर अ फ्यू आवर। तो थोड़े से गर्म एरिया में उन तीनों को रख दिया। ऑब्जर्वेशन, कर्ड इज फॉर्म्ड ओनली इन द कप बी। सिर्फ जो कप बी था जिसमें ल्यूकवार्म मिल्क था उसी में ही जो दही है वो बना, कंटेनिंग ल्यूकवार्म मिल्क। नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन ए एंड सी। कप ए और सी में जो दूध था और जो दही डाला वो एज इट इज रहा। सो क्या कंक्लूजन निकलता है, द कर्ड विच इज एडेड इनिशियली इन ऑल द कप्स कंटेन सम बैक्टीरिया। जिन तीनों में हमने 1 1 स्पून दही डाला, हर एक स्पून में बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, लैक्टोबैसिलस। व्हेन द कर्ड इज मिक्स्ड विद ल्यूकवार्म वाटर दिस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस एसिडिक प्रोडक्ट्स। की जब ल्यूकवार्म वाटर था तो ये जो बैक्टीरिया हमने ऐड करे ये मल्टीप्लाई हुए, ग्रो हुए और इन्होंने मिल्क को एसिडिक कर दिया। द मिल्क कर्डल्स, मिल्क इकट्ठा हुआ, कर्डल हुआ, थिकन हुआ टू फॉर्म द कर्ड।
बैक्टीरिया आर इनएक्टिव इन कोल्ड मिल्क, मतलब टेम्परेचर इतना कम था कि वो जो हमने बैक्टीरिया डाले वो इनएक्टिव रहे। सो नो कर्ड इज फॉर्म, इसलिए कोई कर्ड ही नहीं बनी। द हॉट मिल्क किल्स बैक्टीरिया, सो नो कर्ड इज फॉर्म्ड। अब थर्ड में क्या था, दूध इतना ज़्यादा गर्म था कि जो हमने बैक्टीरिया डाले वो डेड हो गए, तो कैसे एसिडिक मीडियम बनाएंगे। बैक्टीरिया एक्ट अपॉन टफ मीट एंड मेक इट सॉफ्ट, इसी तरीके से जो बैक्टीरिया है वो जो टाइट और टफ मीट होता है उसी पे भी एक्ट करके उसको सॉफ्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द टेंडराइजेशन ऑफ मीट, और इस प्रोसेस को मीट का टेंडराइजेशन बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ईच सेल्स आर यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज। जो ईस्ट सेल्स होते हैं वो बेकिंग इंडस्ट्रीज, जैसे आपका बेक होता है, बन बनता है ना, बेक्ड चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। फॉर बेकिंग ब्रेड ईस्ट अलॉन्ग विद अ लिटिल शुगर इज मिक्स्ड विद अ फ्लोर टू मेक डो। जब आटा लगाते हैं ब्रेड बनाने के लिए ना, तो ईस्ट के साथ थोड़ी सी शुगर भी ऐड करते हैं आटे में। द डो इज़ केप्ट इन अ वार्म प्लेस, और फिर उसको थोड़ी सी गर्म जगह पे रख देते हैं। द ईस्ट यूजेज शुगर प्रेजेंट इन डो एज अ फूड। तो जो हमने आटे के अंदर ईस्ट डाला था, वो जो ईस्ट है जो शुगर डाली थी उसको एज अ फूड यूज़ करता है। ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ द शुगर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल इज फॉर्म्ड। तो लेकिन वो जब वो शुगर को यूज़ करता है तो उसका ब्रेक डाउन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द डो राइजेज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, अब उसके अंदर गैस बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो फूल जाता है आटा। वैन दिस डो इज़ यूज टू मेक ब्रेड एंड इज बेक, अब ये जो आटा था जो फूल गया उससे हमने ब्रेड बनाई, बेक किया, द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सकेप फ्रॉम द लोफ मेकिंग इट लाइट एंड फ्लफी। तो जो उनके अंदर होल्स होते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तो उससे जो हमारी ब्रेड है एक तो वो लाइट बनती है और सॉफ्ट बन जाती है। द ईस्ट इज ऑल्सो यूज इन द डे टू डे हाउस होल्ड फूड आइटम्स लाइक इडली, ढोकला एंड डोसा टू। इन सब चीज़ों में भी ईस्ट यूज़ होता है। फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा द मिक्सचर ऑफ ग्राउंड राइस and the dal is first allowed to stand for a few hours. This mixture rises and becomes sour due to the growth of yeast cells. कि जब हमने डोसा बनाना होता है तो पहले हम राइस और दाल को भिगोते हैं, ग्राइंड करते हैं और थोड़ी देर तक उसको रखे रहने देते हैं, जिसमें क्या होता है, फिर जो ईस्ट सेल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और जो हमारा बैटर है वो थोड़ा सा सोवर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, और जिससे हमारा इडली या डोसा बनता है। ठीक है। नाउ एक्टिविटी 3 टू ऑब्जर्व द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द डो ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन डो बाय द ईस्ट सेल्स। ये एक्टिविटी है कि हमें देखना है कि जब हमने शुगर डाली थी, ईस्ट डाला था और आटा लगाया था तो फूल जाता है। द हाफ kg फ्लोर लिया, शुगर लिया, ईस्ट पाउडर, वार्म वाटर। तो क्या किया हमने, टेक फ्लोर, आटा लिया या मैदा लिया, एड 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, वार्म वाटर के साथ शुगर को मिक्स कर दिया। एड अ टेबलस्पून ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो, और उसमें ईस्ट डाल के फिर हमने क्या किया, आटा लगाया। पुट द सॉफ्ट डो इन अ कंटेनर एंड लीव इट एट अ वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 hours और मोर, उसके लिए हमने रख दिया। क्या ऑब्जर्व किया, यू ऑब्जर्व दैट देर इज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डो, कि इतना सा आटा लगाया इतना सारा बन गया। द डो राइजेज एंड लुक्स फ्लफी, थोड़ा फ्लफी सा लगता है, स्पॉन्जी सा। सो क्या कंक्लूजन निकला, ईस्ट ब्रेक द शुगर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ डो। ठीक है। इसी तरीके से भटूरे का आटा लगता है तो भी आपने देखा होगा कि वो लगाते तो मम्मा इतना सा है, लेकिन इतना सारा हो जाता है ना, तो वो इसीलिए होता है। नाउ सम एल्गी लाइक द क्लोरेला एंड द सीवीड्स आर यूज्ड एज फूड। ये जो क्लोरेला है ये यूनिसेलुलर एल्गा है। ठीक है। अब कुछ एल्गे जैसे क्लोरेला और सीवीड्स है वो फूड उनको कंज्यूम किया जाता है एज अ फूड। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स। ठीक है। तो कितनी जगह काम आ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। The agar-agar, a jelly-like substance obtained from the red algae, that is the Galidium and the Gracilaria, is used in the preparation of various food items like the ice creams, jellies and puddings. इसी तरीके से agar-agar है वो भी यूज़ किया जाता है आइसक्रीम बनाने में, जेलीज बनाने में, क्योंकि वो भी कैसा होता है, सॉफ्ट सा होता है, और वो लेकिन वो क्या होती है, रेड एल्गी होती है। गैलिडियम या ग्रेसिलेरिया यूज्ड होते हैं। ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के अंदर पढ़ लिया। अब बात करते हैं कमर्शियली कैसे यूज़ होता है
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। द ईस्ट इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल, बियर, वाइन एंड द एसिटिक एसिड। ईस्ट ना इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने में यूज़ होता है। कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब बेचना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना, देन सेल करना। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक द बार्ले, व्हीट, राइस एंड फ्रूट जूसेस। तो वहाँ पे जो ईस्ट है उसको शुगर के लिए नेचुरल शुगर दी जाती है। कहाँ पे ग्रो कराया जाता है? जैसे व्हीट, राइस, बार्ले और फ्रूट जूसेस हैं वहाँ पे उनको ग्रो कराते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, तो ये नेचुरल शुगर है जिनमें हमने ग्रो कराया, इनटू अल्कोहल। तो जब एक्शन से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं ये लोग बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स लाइक ईस्ट इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। तो शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना by the action of the microbe is called the fermentation. The Louis Pasteur discovered the process of fermentation in 1857. तो इसका जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का वो किसने बताया था फर्स्ट टाइम? लुइस पास्चर ने इन 1857 में। द सम बैक्टीरिया आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड टोबैको। इन सब चीज़ों के लिए भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज का यूज़ होता है। सम बैक्टीरिया टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन acids like the lactic acid, citric acid and the acetic acid. एसिटिक एसिड विनेगर भी होता है। तो कुछ बैक्टीरिया जो है इनके प्रोडक्शन में भी काम आते हैं। ठीक है। नाउ एक्टिविटी 4 इज टू ऑब्जर्व द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर बाय द ईस्ट, की किस तरीके से फर्मेंटेशन हो रहा है ईस्ट से। शुगर लिया, वार्म वाटर लिया, ईस्ट लिया, बीकर लिया। सो टेक 500 ml ऑफ द बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद द वार्म वाटर। एक बीकर में हमने उसको पोना, थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल दिया। डिजोल्व 2-3 स्पून फुल ऑफ शुगर इन इट, शुगर डाल दिए पूरे। एंड एड अ हाफ टी स्पून ईस्ट पाउडर इन इट, और उसमें हाफ टी स्पून अपना ईस्ट पाउडर डाल दिया। कवर द बीकर एंड अलाउ द मिक्सचर ऑफ द शुगर सोल्यूशन एंड ईस्ट पाउडर टू स्टैंड इन अ वार्म प्लेस, और कवर करके उसको वार्म प्लेस में रख दिया फॉर 4 to 5 आवर्स। नाउ स्मेल द सोल्यूशन। तो ये जो 4 to 5 आवर्स के लिए रखा, उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को स्मेल करेंगे तो क्या ऑब्जर्व होते हैं? दैट यू फाइंड द करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ अल्कोहल विच इज़ फॉर्म थ्रू फर्मेंटेशन। कि आपको एक करेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी जो कि फर्मेंटेशन से बनती है। ठीक है। सो इससे फर्मेंटेशन पता चलता है कि यहाँ इसका तो फर्मेंटेशन हो गया है। नाउ एक्टिविटी 5 टू शो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। अब ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? ताकि ये पता चल जाए कि जो गैस बन रही है फर्मेंटेशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अब आप ये अभी सीख लो, अभी लर्न कर लो। ये बाद की क्लासेस में भी आएगा कि जब भी आपको ये चेक करना होता है कि गिवन जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो उस गैस को हम क्या करते हैं? लाइम वाटर से पास करवाते हैं उस गैस को। तो जब लाइम वाटर से वो गैस पास होती है तो क्या होता है? वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर का हो जाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर वो मिल्की कलर में कन्वर्ट नहीं होता तो वो गिवन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो इसमें भी हम सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ईस्ट पाउडर लिया, वार्म वाटर, लाइम वाटर, 2 टीस्पून शुगर, अ बलून, अ टेस्ट ट्यूब एंड द बॉटल। तो क्या किया? पुट सम वार्म वाटर इन अ बॉटल, add sugar and yeast powder in it, mix well. Now attach a balloon to the mouth of the bottle. तो बॉटल के माउथ पे हमने एक बलून अटैच कर दिया ताकि जो गैस बने वो ऊपर चली जाए। आफ्टर सम टाइम द बलून एक्सपैंड, गैस बनी अंदर, ये फर्मेंटेशन हुआ, वो बलून एक्सपैंड हो गया। नाउ टेक लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। लाइम वाटर लिया टेस्ट ट्यूब में, केयरफुली रिमूव द बलून, फिक्स टू द माउथ ऑफ द बॉटल, और जो बॉटल थी वहाँ पे हमने लगा दिया। एंड अटैच टू इट टू द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब पे अटैच कर दिया उसको। आफ्टर सम टाइम यू फाइंड दैट द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो लाइम वाटर की ट्यूब थी उसमें जहाँ अटैच किया उस बलून को वो मिल्की हो गया। सो क्या कंक्लूजन निकलता है? वी कंक्लूड दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, क्योंकि उसने लाइम वाटर सोल्यूशन को मिल्की कर दिया। तो ये एक टेस्ट है कि हमें चेक करना हो अगर कि गिवन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। इसको रट लो। Now come to the MCQs. First is microbes are seen through a microbes जो होते हैं, जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके थ्रू दिख सकते हैं? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, नन ऑफ दिस, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप। सेकेंड इज क्लेमाइडोमोनास बिलोंग टू ग्रुप कॉल्ड, क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक एल्गी है। ठीक
ठीक है, किससे बिलोंग करता है ये, एल्गे से। द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वायरसेस। द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प मेक, क्या बनाते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ब्रेड बनाते हैं, पेस्ट्रीज, केक, ये तो ईस्ट बनाता है, ये लैक्टोबैसिलस बनाते हैं कर्ड। फिफ्थ इज द माइक्रोब्स दैट हेल्प इन मेक इडली एंड डोसा आर, इडली एंड डोसा कौन सा माइक्रो बनाता है, ईस्ट बनाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये एमसीक्यूज भी बहुत इजीली लर्न हो गए होंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, एक तो जो फूड आइटम्स बनाने में काम आते हैं माइक्रोब, सेकंड हमने पढ़ लिया कमर्शियल यूज़ में पढ़ लिया, थर्ड हम पढ़ रहे हैं मेडिसिनल यूज़, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मेडिसिन बनाने में भी काम आते हैं। द सम ऑफ द मेडिसिनल यूजेज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो। नंबर ए, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स में को बनाने में काम आते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना। When we fall ill, जब हम बीमार हुए, द डॉक्टर गिव अस सम एंटीबायोटिक टैबलेट, आपने ज़रूर खाई होंगी लाइफ में, कैप्सूल और इंजेक्शन, तो ये सब देते हैं। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स होती क्या है, एंटी मतलब अगेंस्ट किसके, बायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो काम करती है, दैट आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। हाउ आर दे प्रोड्यूस, अब ये बनती कैसे है, प्रोडक्शन कैसे होता है। द मेडिसिन प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया and fungi which kill or stop the growth of the disease causing microorganism pathogens present in our body are called antibiotics। वो वाली मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया या फंजाई से बनाते हैं, मेडिसिन किससे बनती हैं, बैक्टीरिया या फंजाई से, जिसको अगर हम बॉडी में लेते हैं तो हमारी बॉडी में अगर कोई डिजीज़ है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कॉज करी है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर डिजीज़ को कॉज करते हैं उनको कहते हैं हम पैथोजेंस, ठीक है, उनको किल करती है, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती है, उसको बोल देते हैं हम एंटीबायोटिक्स। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी देखो बैक्टीरिया का यूज़ हो रहा है या फंजाई का यूज़ हो रहा है। सो द सोर्स ऑफ दीज एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन एंटीबायोटिक्स का सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दीज डेज द नंबर ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड द फंजाई। आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बन रही हैं बैक्टीरिया और फंजाई को यूज़ करके, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ओरियोमाइसिन एंड द क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है। इनमें से आपको 2-3 एग्जाम्पल लर्न कर लेने हैं। आर सम ऑफ द कॉमनली नोन antibiotics which are made from fungi and bacteria. The first antibiotic, ये भी important है, was penicillin। first antibiotic कौन सी थी जो डेवलप हुई थी, that is a penicillin which was prepared by the fungus। और वो penicillin antibiotic किससे डेवलप हुई थी, इस fungus से, called the penicillium notatum। The antibiotics are also mixed with the feed of livestock and the poultry to check microbial infections in animals। अभी जो एंटीबायोटिक है सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं देते हैं, जो पोल्ट्री फार्म में जैसे चिकन होते हैं, हैन होते हैं, या फिर काओ हो गया, बफेलो हो गया, उनके खाने में भी एंटीबायोटिक्स मिला देते हैं ताकि अगर उनकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो वो भी रिमूव हो जाए। द एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। सिमिलरली प्लांट में भी डिजीज़ को रोकने के लिए ये एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। In 1929, a Scottish bacteriologist, Sir Alexander Fleming, was working on a culture of the disease-causing Streptococcus bacteria in his laboratory। 1929 की बात है कि एक स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, जो साइंस को स्टडी करते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे, कल्चर कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे एक डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकाई, उसको ग्रो कर रहे थे अपनी लैब में। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ द कल्चर प्लेट। तो जहाँ पे वो स्टेफाइलोकोकाई को ग्रो कर रहे थे वहाँ पे देखा कि एक प्लेट पे कुछ ग्रीन कलर के मोल्ड जो हैं वो डेवलप हुए, और वो जो ग्रीन कलर के मोल्ड थे, जो स्पोर्स थे, वो क्या थे, फंजाई थी। ये जो फंजाई थी वो कौन सी थी, पेनिसिलियम नियोनेटम। तो क्या देखा उन्होंने, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन मोल्ड नॉट ओनली प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। कि स्टेफाइलोकोकाई जिसको वो ग्रो कर रहे थे, तो जब उसमें पेनिसिलिन नियोनेटम ग्रो करने लगा तो स्टेफाइलोकोकाई की एक तो ग्रोथ भी रुक गई और कुछ स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो थे वो मर भी गए। फॉर दिस मोल्ड पेनिसिलिन ड्रग वॉज प्रिपेयर्ड। तो ये पेनिसिलिन नियोनेटम थी फंजाई, तो इससे पेनिसिलिन ड्रग जो है वो डेवलप हुई एंटीबायोटिक।
ठीक है. इन दिस वे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन ड्रग विच इज़ एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक. अंडरस्टूड. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ना प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक. अब एंटीबायोटिक प्रोड्यूस तो हो रही हैं, आपको क्या ध्यान रखना है दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर. एक डॉक्टर ही बता सकता है आपको कौन सी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, कितने दिन लेनी है, राइट. बच्चे को कब देनी है, वेट देख के देनी होती है, एज देख कर देनी होती है. सेकेंड, वी मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. डॉक्टर ने बोला 5 days लेनी है, 5 days लेनी है. डॉक्टर ने बोला 7 days, तो 7 days. मतलब जितना कोर्स उन्होंने बोला है वो आपको कंप्लीट करना है, बीच में नहीं छोड़ना. दिस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आर बॉडी. जब हम क्या होता है कि 1-2 टैबलेट ले लेते हैं, हमें अच्छा फील होने लग जाता है, तो हम सोचते हैं कि मेडिसिन लेने की क्या ज़रूरत है. बट नहीं, कोर्स पूरा करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं. और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वी मे फॉल इल अगेन इफ़ वी डू नॉट कंप्लीट द कोर्स. कोर्स नहीं पूरा करेंगे तो फिर थोड़े दिन में हम बीमार पड़ जाएंगे. सो थर्ड इज़ वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड. जब ज़रूरत ही नहीं है तब एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए. और इन रॉन्ग डोजेज़ में भी नहीं लेनी चाहिए कि डॉक्टर के पास कौन जाएगा, कौन पैसे देगा, है ना. ऐसा नहीं करना. इट मे मेक द एंटीबायोटिक ड्रग लेस इफेक्टिव. तो इससे क्या होगा, जब हम बिना ज़रूरत के ले लेंगे तो जो एंटीबायोटिक है आपकी बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी. व्हेन वी माइट रियली नीड इट इन फ्यूचर. अब वो इफेक्टिव ही नहीं रहेगी, लेकिन फ्यूचर में हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है. लेकिन वो हमने इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक अपनी लाइफ में ले ली बिना बात के, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तब उसने इफ़ेक्ट नहीं किया. फोर्थ, एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. ज़रूरत नहीं है, ले ली, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ज़रूरी बैक्टीरियाज भी होते हैं तो वो भी मर जाते हैं. फिफ्थ, एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू. जब खांसी जुकाम हुआ है, सिर्फ जुकाम ही हुआ है और ठंड लगी है, तो हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए. वाई? बिकॉज इट इज़ कॉज बाय द वायरसेस. दिस इज़ बिकॉज एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीजेज कॉज बाय द वायरसेस. और क्या है कि जो डिजीज़ है वो इफ़ेक्टिव, जो एंटीबायोटिक है वो अफेक्ट नहीं करती उनको जो कि वायरस से हुए हैं. ठीक है, इन्फेक्शन तो वायरस की है तो एंटीबायोटिक क्या करेंगी. नाउ बी पार्ट इज प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन. ए पार्ट क्या था, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक. ये मेडिसिनल यूज़ है. अब हमने प्रोडक्शन किया वैक्सीन्स का. वैक्सीन क्या आपने नाम तो सुना होगा. Microorganisms are used in the production of vaccine which protect human and other animal against the several diseases by providing immunity against the concerned disease. तो वैक्सीन में भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है वैक्सीन बनाने में. और उससे वैक्सीन से क्या होता है, ह्यूमन और जो एनिमल है उनका प्रोटेक्शन मिल जाता है. अगर जैसे वो ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन है तो जिसको दी है वो ट्यूबरकुलोसिस से इम्यून हो जाएगा, है ना, उसको नहीं होगा या बहुत हल्की सी दिक्कत होगी. द एबिलिटी ऑफ द वंस बॉडी टू रेजिस्ट अ डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी. अब क्या है, 2 लोग हैं, एक तो सेम दोनों इन्वायरमेंट में रहते हैं, है ना, तो कोई तो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, कोई ठीक रहता है. तो हर एक बॉडी की एक एबिलिटी होती है डिजीज़ को रेजिस्ट करने में, अपनी बॉडी को बचा के रखने में. तो वो क्या कहलाती है, उसकी पर्सन की इम्यूनिटी कहलाती है. इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़ कैन बी डेवलप बाय अ टेक्निक कॉल द वैक्सीनेशन. सो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए अगर उस पर्सन को हमें इम्यूनिटी प्रोड्यूस करनी है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं. ठीक है. अ स्मॉल डोज ऑफ डेड और द वीकेंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स यूज टू स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड द वैक्सीन. तो हम कोविड की बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं, उसकी वैक्सीन आई तो उसमें क्या किया, बहुत ही छोटी डोज, या तो वो कोरोना के जो वायरस थे वो डेड थे या फिर वो वीक थे, इतने वीक कर दिए कि हमें डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी में डाल दिए गए वैक्सीन के थ्रू. जब वो डाल दिए तो हमारी बॉडी की जो WBCs हैं उन्होंने उसको पहचाना और उसके अगेंस्ट क्या डेवलप कर दिया, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर दिया. और ठीक है, और उसी को हमने बोल दिया क्या लगाई है, वैक्सीन. व्हेन अ वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, जैसे ही वैक्सीन लगाई हेल्दी पर्सन में, इट एक्ट्स लाइक अ एंटीजन. उसने किस तरीके से एक्ट किया, जैसे सच में इन्फेक्शन हुआ है. द बॉडी ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज.
तो उस इन्फेक्शन के थ्रू अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। बट वो जो इंट्रोड्यूस किया था वो बहुत वीक था, तो हम नहीं बीमार हुए। एंटीबॉडीज डेवलप हो गई अगेंस्ट दीज इंट्रोड्यूस माइक्रोब्स, सो दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी। तो ये एंटीबॉडी हमेशा हमारी बॉडी में रहती हैं और हमें प्रोटेक्ट करके रखती हैं अगेंस्ट द फ्यूचर इन्फेक्शन ऑफ द सेम माइक्रोब। तो इन फ्यूचर अगर कोरोना हुआ तो हमारी बॉडी में पहले ही एंटीबॉडीज है उससे फाइट करने के लिए। द सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग द cholera, tuberculosis, smallpox, tetanus, polio, hepatitis B can be prevented by वैक्सीनेशन। तो ये सारे डिजीज़ हैं जो कि वैक्सीनेशन से प्रिवेंट होती हैं, बच सकते हैं हम जिसको लगा के। वैक्सीन कैन बी इधर इंजेक्टेड और गिवन ओरली। इस वैक्सीन को या तो हम इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं या ओरली दे सकते हैं। इन आवर चाइल्डहुड वी आर गिवन इंजेक्शन और वैक्सीन ड्रॉप्स टू प्रोटेक्ट अस सेवरल डिजीजेस। तो बचपन में हमें काफ़ी इंजेक्शंस और वैक्सीन दी जाती हैं। अ पर्टिकुलर वैक्सीन इज़ गिवन एट अ पर्टिकुलर एज। अब जितनी एज है तो कोई पर्टिकुलर वैक्सीन उसी एज के अकॉर्डिंग दी जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो जब कोई बेबी का बर्थ होता है तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आ जाता है कि अगर वो इंडिया में क्या फॉलो होता है, अगर बच्चा 0 मंथ का है मतलब अभी बर्थ ही हुआ है तो तभी उसके स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन लगा देते हैं, BCG लगा देते हैं। BCG किससे प्रोटेक्ट करता है बच्चे को? अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस। और जब बेबी 3 to 12 मंथ्स का हो जाता है तो DPT लगाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस, T फॉर वो टिटनस। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट ये बचाता है। और हम पोलियो वायरस और BCG अगेन देते हैं। जब 9 to 15 मंथ्स का हो जाता है तो मीजल्स पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का रीवैक्सीनेशन बूस्टर डोज लगाते हैं। 18 to 24 मंथ्स का होता है तो DPT की बूस्टर डोज लगती है। 5 to 6 ईयर्स का होता है तो स्मॉल पॉक्स का रीवैक्सीनेशन होता है। 5 to 6 ईयर्स में DT फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थीरिया एंड टिटनस, बूस्टर डोज, टाइफाइड वैक्सीन, ये सब लगते हैं। ठीक है। Now, do you know that Edward Jenner, a British doctor, discovered the vaccine for the smallpox in 1798? 1798 की बात है। एक ब्रिटिश डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डेवलप करी थी। He noticed that the milkmen did not suffer from the smallpox even during epidemics if they had earlier suffered from cowpox। मतलब क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या नोटिस किया, एक मिल्कमैन था। एपिडेमिक होता है जब बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे लोगों को एक साथ एक जैसी बीमारी हो जाती है, जैसे कोरोना हुआ था। ठीक है, तो क्या देखा कि जब सबको ही स्मॉल पॉक्स हो रहा है तो उनका जो मिल्कमैन था ना उसको नहीं हुआ, क्योंकि उसको पहले काउ पॉक्स हो रखा था, तो वो उसको नहीं हुआ। वो ऑन May 14, 1796 डॉक्टर जेनर टुक द काउपॉक्स मैटर फ्रॉम द ब्लिस्टर ऑन द आर्म ऑफ अ मिल्कमेड। तो 2 साल पहले उन्होंने क्या किया था, जो वो मिल्क मैन था उसके जो ब्लिस्टर्स बने थे, फोड़े से हुए थे, उसमें से उन्होंने काउपॉक्स का मैटर ले लिया था, उसमें से उसका लिक्विड ले लिया था एंड इंजेक्टेड दैट इनटू द आर्म ऑफ एन 8-year-old बॉय। और उसको 8-year-old बॉय में इंजेक्ट कर दिया, जेम्स फिप्स में। द फिप्स क्विकली डेवलप काउपॉक्स एंड रिकवर। तो उसने देखा कि उस लड़के को भी काउपॉक्स हो गया लेकिन वो ठीक भी हो गया। On July 1, 1796, Dr. Jenner injected the same boy Phipps with the smallpox, but he did not contract smallpox। तो जब 76 में उन्होंने स्मॉल पॉक्स को इंजेक्ट किया उस बच्चे के अंदर तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। ही हैड एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। तो जब काउ पॉक्स दे चुके थे अब उसने क्या काम किया एज अ वैक्सीन, तो उसको स्मॉल पॉक्स भी नहीं हुआ। इन दिस वे एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स। कि बहुत छोटी अमाउंट में जो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप होती हैं, तो वो वापस नहीं होता। तो हम कहते नहीं है कि एक बार लाइफ में स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो लाइफ में अब कभी नहीं होता है ना। द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स। और बैक्टीरिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स को बनाने में भी काम आती हैं। सो दिस इज़ अबाउट द मेडिसिनल यूजेस। नाउ कम टू द इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी काम आते हैं। कैसे? इन द प्रीवियस चैप्टर, ये तो आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हो,
प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। वी हैव लर्न अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। कितना इंपॉर्टेंट है ये राइजोबियम बैक्टीरिया। दे आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। जो पी है, पल्सिस हैं, उनकी जो रूट्स होते हैं, उनके जो नोड्यूल्स होते हैं, उसमें ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो ग्रो करता है। द राइजोबियम बैक्टीरिया एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है जिसको प्लांट नहीं यूज़ कर सकते उसको एब्जॉर्ब करता है एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड्स कॉल्ड द नाइट्रेट्स। और वो राइजोबियम उस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, जैसे ही कटाई होती है फसलों की, व्हेन द रूट्स डिकम्पोज, रूट्स जो डिकम्पोज होते हैं, द नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल मिक्स विद द सॉइल। तो वो जो नाइट्रेट्स उसके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं एंड एनरिच इट विद द नाइट्रोजिनस कंपाउंड एंड हैंस इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। तो नाइट्रोजन ही मोस्टली उसमें ऐड हो जाता है रूट सॉइल के अंदर और फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे लिविंग इन द सॉइल ऑल्सो फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एट एज नाइट्रेट। तो राइजोबियम बैक्टीरिया तो एक एग्जाम्पल है ही, कुछ बैक्टीरिया, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी ये सब काम करते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आता है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। मतलब बायोलॉजिकल ही अपने आप ही नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है। फिफ्थ इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू हार्मलेस सिंपलर सब्सटेंसेज विच आर रीस्टोर्ड टू द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। कोई डेड हो गया प्लांट है, एनिमल है, डेड हो गया, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं और उसको जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे उसकी बॉडी को उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके सॉइल में अगेन मिक्स कर देते हैं और फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। In the absence of these microorganisms, the piles of dead organisms would have covered the earth. अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो डेड चीज़ें तो होती रहती हैं, तो क्या होता है हमारी पूरी अर्थ पे इतना ढेर लग जाता डेड बॉडीज़ का। सम बैक्टीरिया डिकम्पोज सीवेज। कुछ बैक्टीरिया तो जो सीवेज का पानी है, जो टॉयलेट का पानी है उस पर उसको भी डिकम्पोज करते हैं एंड अदर वेस्ट ऑफ द वाटर, उसको भी। तो कितने इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डिकम्पोज ही ना हो कहाँ पे हम थ्रो करें। This is a natural method of keep water clean. In this way they help to keep the environment clean. इस तरीके से they clean the environment. Okay. Now some other uses of the microbes. और uses क्या हैं, बैक्टीरिया आर यूजफुल इन द लेदर एंड द जूट इंडस्ट्रीज। वहाँ पे भी काम आते हैं इंडस्ट्रीज में लेदर और जूट की। टैनिंग टू कन्वर्ट एनिमल स्किन इनटू लेदर। तो लेदर तो क्या है जो उतरती है ना, उसको टैनिंग कन्वर्ट करना, क्या करना, स्किन को लेदर में कन्वर्ट करने को टैनिंग बोलते हैं। तो टैनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। इन जूट इंडस्ट्रीज सेपरेशन ऑफ फाइबर्स इज ऑल्सो डन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। कि जूट के जो फाइबर्स है वो भी किससे सेपरेट होते हैं, बैक्टीरिया के एक्शन से। एंड दिस इज कॉल्ड द रैटिंग ऑफ फाइबर्स। तो जूट के फाइबर्स के अलग होने को बोलते हैं रैटिंग ऑफ फाइबर्स। द बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग बायोगैस। ये हमने पढ़ा हुआ है कि बायोगैस के डेवलप होने में भी बैक्टीरिया का काम होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया का। दे एक्ट ऑन द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक द एनिमल वेस्ट, गार्बेज, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड प्रोड्यूस द बायोगैस विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। और उस पर जब ये एक्ट करते हैं तो उसमें जो बायोगैस बनती है वो फ्यूल की तरह काम में ली जाती है। सम बैक्टीरिया लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द रूमिनेंट्स लाइक द काउ एंड गोट। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, जो घास खाते हैं अपने पेट में ले जाते हैं और वापस अपने मुंह में ले जाके उसको अच्छे से च्यू करते हैं अगेन, तो वो क्या होते हैं, रूमिनेंट्स होता है। तो उन रूमिनेंट्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दिस बैक्टीरिया हेल्प द रूमिनेंट्स डाइजेस्ट सेल्यूलोज प्रेजेंट इन द ग्रास एंड प्लांट्स। अब वो बैक्टीरिया जो ग्रास के ऊपर सेल्यूलोज लगा हुआ होता है उसको डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ द माइक्रोब्स इन आवर लाइफ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। गाइस, help to grow my channel, and if you like my videos, kindly like, share and subscribe. Thank you.